नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। UGC नेट सेट TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ जो हमारे UGC के पाठ्यक्रम में शामिल जो इकाई 6 है उसके अंतर्गत जो उपन्यास की जो विधा है, जो उसमें जो कुछ प्रमुख उपन्यास को दिया गया है उसमें आज मैं क्विक रिविज़न करवाऊँगी। जो मैं आपको जो जितने भी उपन्यासकार है उस उपन्यास के जो उपन्यासकार है उनका जन्म वर्ष और जो उपन्यास है उसका प्रकाशन वर्ष और साथ में उस उपन्यास में क्या पात्र है और उसका जो विषय वस्तु क्या है वो सब आपको मैं क्विक रिवीजन दूंगी, ताकि आगे की वीडियो में जब मैं अपने PDF से आपको इन उपन्यासों को पढ़ाऊंगी तो आपको वहाँ पे समझने में दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं ये आज का वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम आप यूनिट वाइज पढ़ाइए। तो अब तो हमारा एग्ज़ाम अभी होने वाला है नहीं, क्योंकि जो अगस्त में होने वाला था IIT और नीट का उसको भी आगे बढ़ाने की मांग हो रही है, तो शायद उसके बाद ही हमारा एग्ज़ाम शायद पता नहीं कब हो पाए। तो हमारे पास अभी 2-2.5 महीने बचे हुए हैं, तो या फिर दिसंबर में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी अच्छा समय है। तो मैं यहाँ पे सोची हूँ कि जो मैं यूनिट वाइज ही आप लोग को पढ़ाऊँगी। लेकिन मेरे जितने भी पिछले वाले वीडियो है सब बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। आपको एक बार वो सारे वीडियो देखने चाहिए। तो आज जो मैं लेके आई हूँ उपन्यास 6, जो उपन्यास की जो विधा है इकाई 6, उसके अंतर्गत मैं सारे उपन्यासों को बताऊंगी कि जो पात्र है वो बता दूंगी और साथ में जो उसकी क्या विशेष क्या कथा वस्तु है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तब इससे क्या होगा कि जब मैं PDF से जो पढ़ाऊँगी तो वो उसमें आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आइए देख लेते हैं जो सबसे पहले उपन्यास है। तो जो सबसे पहले जो उपन्यास हमारे UGC के पाठ्यक्रम में दिया गया है वो है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसे देवरानी जेठानी की कहानी को मैं बता चुकी हूँ अपने जो नोट्स हैं। तो जो इसके जो उपन्यासकार है वो है पंडित गौरीदत्त शर्मा। तो पंडित जो गौरीदत्त शर्मा है इनका जो जन्म हुआ है वो 1836 में हुआ है और ये मेरठ के रहने वाले थे। इसीलिए शायद उन्होंने जो देवरानी जेठानी की कहानी जो इनका उपन्यास है, जो उसमें जो परिवार है, केंद्र में जो परिवार है, जो परिवार की जो कहानी है वो मेरठ के ही परिवार है और उसी की कहानी है। और तो देवरानी जेठानी की कहानी कितने में हो गई, तो वो 1870 में हो गई। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं एक तो हो गए लाला सर्वसुखलाल। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, लाला सर्वसुखलाल, लाला सर्वसुखलाल। उसके बाद इनके जो 2 बेटे हो जाएंगे, तो 2 बेटे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे दौलत राम और एक छोटे लाल। जो बचपन से सबसे छोटे छोटे कह के ये छोटे लाल हो गए हैं। और इनकी 2 बेटी हैं, जो 2 बेटी हैं तो वो जो 2 बेटियां हो जाएंगी, एक पार्वती और एक सुखदेई। तो इनकी 2 बेटियां हो गई। जो पार्वती की शादी हो चुकी है और जो दिल्ली में, पार्वती की शादी दिल्ली में हो चुकी है और जो सुखदेई है इसका भी मतलब शादी हो गई भी, लेकिन गौना नहीं हुआ है, जिसकी मंगनी हो गई भी हापुड़ में। यहाँ पे दिया हुआ है कि हापुड़ में जो एक बंसीधर कबाड़ी है उसके यहाँ इसकी मंगनी हो गई है। तो इसके बाद जो इन दोनों की जो पत्नियाँ होती है, तो इसकी पत्नियाँ का नाम कहीं उपन्यास में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास कुछ नोट्स है उसमें यहाँ पे ज्ञानो दिया हुआ है। उस नोट्स में ज्ञानो। और जो छोटे लाल की जो पत्नी रहती है वो आनंदी। तो इसमें जो इस उपन्यास में जो दिखाया जाता है कि जो ज्ञानो जो रहती है वो पढ़ी लिखी नहीं रहती है, यानी कि ये जेठानी हो गई और ये देवरानी हो गई। जो जेठानी रहती है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती है और बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की रहती है, और साथ ही जो आनंदी रहती है वो पढ़ी लिखी समझदार और सबको मिला के चलने वाली रहती है। तो इस उपन्यास में जो होता है कि जो ज्ञानों के कारण ही जो उसके घर में कला होता है और परिवार का बंटवारा हो जाता है। तो यहाँ ये आप समझ गए होंगे कि इस उपन्यास में क्या है। उसके बाद जो लाला की एक प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि जो लाला सर्वसुखलाल ये बनिया रहते हैं, बनिया। और ये कितनी बार पूछा गया है कि लाला सर्वसुखलाल बनिए की कहानी किस उपन्यास में दिया हुआ है, तो वो देवरानी जेठानी की कहानी में दिया हुआ है। तो यहाँ से ये उपन्यास आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे मैं पूरा डिटेल से अपने नोट से इस उपन्यास को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और जो मैं कल से जो बाकी के जितने भी उपन्यास हैं उसको मैं करवाऊँगी एक एक करके। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो उपन्यासकार हो गए वो है लाला श्रीनिवास दास। और इनका जो उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु।
एक बात और है कि देवरानी जेठानी की कहानी है जिसको गोपाल राय ने प्रथम कहानी मानी है। तो गोपाल राय आप कैसे याद कर लेंगे, और कैसे हम अक्सर भूल जाते हैं। यहाँ से इन तीनों को देख लीजिए कि गौ से गौरी दत्त शर्मा, गौरी दत्त शर्मा का जो उपन्यास है कौन सा है, देवरानी जेठानी की कहानी। तो जो गौरी नाम है किसका होता है, लड़की का नाम होता है, समझना है यहाँ पे ये बात समझना है कि गौरी जो नाम होता है वो लड़की का नाम होता है। तो कोई लड़की क्या बनती है, या तो देवरानी बनती है, नहीं तो जेठानी बनती है। तो जैसे ही अगर देवरानी जेठानी आएगा तो आपको ये याद हो जाएगा कि गौरी नाम की लड़की है, या तो वो देवरानी बनेगी या फिर जेठानी बनेगी। और जो गोपाल राय हैं उन्होंने इसे प्रथम उपन्यास माना है, गोपाल राय। तो यहाँ से ये भी बात क्लियर हो जाएगी कि जो गौ से गौरी और गो से गोपाल, गौ है गौरी और गोपाल, और क्या है गौरी क्या बनेगी, देवरानी जेठानी की कहानी, और ये गोपाल राय ने माना है, ये जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है कि लाला श्रीनिवास दास, इनका जो जन्म हुआ है वो 1850 ईस्वी में हुआ है, और इनका जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 में है, और इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उपन्यास माना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कितनी बार ये भी पूछा गया है कि देवरानी जेठानी की कहानी को किसने प्रथम उपन्यास माना है, या फिर कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। और इसे कैसे याद रख लेंगे हम, जो भूल जाते हैं अक्सर, जो देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे समझ गए कि जो गौरी नाम होती है वो या तो देवरानी बनेगी या फिर जेठानी बनेगी। तो हम सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, जो श्री गुरु चरण सरोज रज, तो आपको यहाँ रखना है श्री और यहाँ से गुरु, श्री यहाँ पे हो गया और यहाँ पे गुरु है, तो यहाँ क्या याद कर रखेंगे, श्री गुरु। और जो श्री गुरु हनुमान चालीसा से लिया गया है, तो हनुमान जी किसके भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को क्या माना है, हिंदी का पहला उपन्यास माना है। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों बात समझ में आ गई, क्योंकि अक्सर हम इन दोनों उपन्यास में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद है कि प्रेमचंद्र जी का जो जन्म है वो 1888 ईस्वी में है, और इनका जो उपन्यास है वो गोदान है, जो कि हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, वही उपन्यास यहाँ पे मैं शामिल की हूँ। और गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1936 में है। और प्रेमचंद्र पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, वो मेरा सबसे पहला वीडियो है प्रेमचंद्र वाला। हालांकि उसमें आवाज़ थोड़ी सी कम है, तो आप उसे ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो आप प्रेमचंद्र का वहाँ पे अलग से वीडियो आप ले सकते हैं। तो जो परीक्षा गुरु में जो पात्र है वो मैं बता देती हूँ। तो परीक्षा गुरु में जो एक पात्र है ब्रज किशोर, जिसका जो मेन पात्र है लाला मदन मोहन, दोनों में आपको ध्यान देना है। वहाँ लाला सरसुख लाल है और यहाँ लाला मदन मोहन है। देवरानी जेठानी की कहानी में है लाला सरसुख लाल, और जो परीक्षा गुरु में है लाला मदन मोहन लाल है। और एक ब्रज किशोर इसका दोस्त रहता है, जो लाला मदन मोहन रहते हैं उसके दोस्त रहते हैं। तो इसमें दिखाया गया है, ये कहानी दिल्ली की है, कि दिल्ली के जो मदन मोहन रहते हैं वो बहुत ही मतलब अमीर रहते हैं। और जैसे हम सभी जानते हैं कि जो कहावत है कि जो बड़ा घर का बेटा होता है वो बिगड़ेल रहता है, वो यहीं पे था। वो बहुत ही बिगड़ेल रहता है, और उसका जो जितना भी अपना जो कारोबार जो रहता है वो धन संपत्ति सब वो बर्बाद कर देता है। और अंत में उसे एक जेल हो जाती है एक रात की। तो उससे कितनी बार उसकी पत्नी या इसका ये जो दोस्त ब्रज किशोर उसे समझाता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है। और अंत में जब उसे जेल हो जाती है तब वो बात को समझता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा था वो रास्ता गलत है। तो यहाँ से आप इन दोनों पात्रों को याद कर लीजिएगा परीक्षा गुरु के लिए। तो यहाँ पे अब गोदान में जो विषय वस्तु है वो जो भारतीय समाज में जो कृषक यानी कि जो किसान की जो स्थिति है, वहाँ पे प्रेमचंद्र जी ने उसे बहुत ही अच्छे से दर्शाया है। इस उपन्यास में दिखाया गया है कि जो एक गरीब किसान होता है वो पैसों के अभाव में कितनी सारी परेशानियों से जूझता है, वो इसी गोदान में दिखाया गया है। जो उस किसान है, इसमें जो प्रमुख पात्र है वो है होरी, जो कि प्रमुख पात्र है, और इसकी पत्नी है धनिया। इसकी 2 पुत्री है, एक सोना एक रूपा, और एक और पात्र है झुनिया, जो कि इसकी बहू बन जाती है।
ये पहले से ही विधवा रहती है, ये विधवा रहती है। और जो मतलब इसका जो पापा रहते हैं, दुनिया के जो पिता रहते हैं, वो भोला रहते हैं। तो भोला के पास एक गाय रहता है, वो गाय होरी लेना चाहता है, होरी वो गाय लेना चाहता है बाद में, लेकिन वो ले लेता है गाय। जब वो गाय को ले आता है तो जो होरी का जो भाई रहता है वो क्या करता है, उस गाय को जहर खिला देता है, तो वहाँ पे वो गाय मर जाती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो होरी को जो गाय पालने की इच्छा थी, और उसी जब वो गाय जब आ गई तो उस गाय से ही जो इतनी सारी मुसीबत उसकी ज़िंदगी में आया, वो शायद गाय के पालने से ही होता है। लेकिन अंत में जब होरी मर जाती है तो जो धनिया आती है इसकी पत्नी, वो कुछ पैसे बचा के रखी रहती है, तो वो पंडित को देती है कि जो इसी पैसे से गोदान कर दीजिए। कि हमारे जो हिंदू समाज में गोदान, जब कोई मर जाता है तो गोदान करने का जो परंपरा है वो बहुत मतलब लंबी परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है। तो यहाँ पे ये जो प्रमुख पात्र है, यहाँ पे कुछ जो गोदान में है, यहाँ पे एक दो कथा समानांतर रूप से चलती है। एक तो ग्रामीण कथा हो जाती है और एक शहरी कथा हो जाती है। तो शहरी कथा में भी जो प्रमुख पात्र है, एक तो राय बहादुर है। यहाँ भी दिखाया गया है कि सबकी अपनी अपनी परेशानी है, कोई भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। जो इस जो उपन्यास है, इसका जो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगी अपने नोट से, क्योंकि यहाँ पे उसे पढ़ाना संभव नहीं है। यहाँ पे मैं एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ। तो एक राय साहब है, एक मेहता है, एक मालती है और एक खन्ना है। ये कुछ प्रमुख पात्र है शहरी कथा में। इस उपन्यास में दो कथा समानांतर रूप से चलती है, एक ग्रामीण कहानी और एक शहरी कहानी। तो ग्रामीण में होरी जो प्रमुख पात्र में हो गए, और ये जो शहरी में राय साहब, मेहता, मालती और खन्ना, ये पात्र हो गए। और मैं प्रेमचंद पे एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। उसके बाद आ जाते हैं अज्ञेय। तो अज्ञेय का जो जन्म हुआ है वो 1911 ईस्वी में हुआ है, और इनका जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी 2 भागों में बटा हुआ है। लेकिन हमको जो यूजीसी के पाठ्यक्रम में सिर्फ पहला भाग पढ़ना है, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1940 है। और अज्ञेय पे मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, जो अज्ञेय के संपूर्ण काव्य को पढ़े ट्रिक से, जो मेरा जो वीडियो है उसे आप देख लेंगे। तो यहाँ पे अज्ञेय के बारे में जो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो शेखर एक जीवनी में जो एक प्रमुख पात्र है वो है शेखर, और उसके बाद एक सरस्वती, एक शारदा, एक शशि। आपको याद रहेंगे सौ सिंह जितने भी पात्र हैं, शेखर से सरस्वती, शारदा, सब 100 से ही लगा हुआ है, और ये बहुत ही प्रमुख पात्र है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, इसमें ये शेखर के जो शेखर का जो शेखर एक बच्चा है, और बच्चा से जो बड़ा बनता है, उसमें दिखाया गया है कि वो कैसे अपने मन के अंतर्द्वंद में फंस जाता है। वो अपने मन के अंतर्द्वंद में, क्योंकि उसका बहुत ही उसके जो मन में आता है वही करता है। कोई अगर उसको दूसरी बात कोई समझाता है तो वो उसे नहीं समझता है, और जो कोई अगर कोई उसे अच्छी बात भी कहता है तो उस बात को अपने वो दिल में लगा लेता है, और उसे लगता है कि ज़िंदगी की दुनिया में सब मुझे ही धोखा दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहिए यहाँ पे वो है। और उसके बाद जो अगला जो उपन्यास है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। और मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों पर मैं अलग से वीडियो भी बना चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे यहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो है कि बाण भट्ट की आत्मकथा में जो प्रमुख पात्र होते हैं वो बहुत ही, एक तो होता है बाण भट्ट, ये जो राजा हर्षवर्धन, उस समय जो हमारे देश की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति रहती है वहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें जो प्रमुख एक तो बाण भट्ट हो गया, एक होता है निपुणिका या फिर न्यूनिया भी कहिए, कहीं कहीं वो निपुणिका, कहीं कहीं न्यूनिया भी दिया हुआ है उसी में। उसके बाद एक है भटनी, और ये तीनों पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जिसका जो कथा है वो जो हर्षवर्धन जो राजा है उसकी उस समय जो हमारे देश की क्या स्थिति थी, मतलब आर्थिक और सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वो इसमें दिखाया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला उपन्यास है वो है मैला आंचल। तो मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु का है,
और फणीश्वर रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ है और मैला आंचल जो है ये 1954 ईस्वी में है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं आंचल चौ जो यहाँ है, चौ से 54 और आंचल चल से 54। इन छोटी छोटी बातों से ही आप इसे अच्छी तरह याद कर सकते हैं। तो जो मैला आंचल है ये एक आंचलिक उपन्यास है। और यहाँ पे जो पात्र जो है एक तो डॉक्टर प्रशांत है। यहाँ पे जो कथा दिखाया गया है कि एक मलेरिया सेंटर खुलवाने, मलेरिया जो सेंटर खुलता है उसी के आसपास यहाँ पे पूरा उपन्यास को इसमें गढ़ा गया है। और एक कमला, ये कुछ प्रमुख पात्र है इस उपन्यास का। ये बहुत ही अच्छी उपन्यास है और ये एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें कमला, इसके बाद बालदेव, काली, इसमें बहुत सारे पात्र है। ये ग्रामीण जो है कि गाँव जो मेरीगंज में ही दिखाया गया है कि इसमें दिखाया जाता है कि मेरीगंज का नाम मेरीगंज क्यों पड़ा। जब मैं ये उपन्यास को पढ़ाऊँगी तब मैं वहाँ पे बताऊँगी कि मेरीगंज, ये जो मतलब जो मैला आंचल का जो उपन्यास है वो मेरीगंज पे ही आधारित है, इसीलिए शायद इसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। और उसके बाद जो देख लेते हैं जो हमारा अगला उपन्यास है वो है झूठा सच। झूठा सच जो है ये यशपाल का लिखा हुआ है और यशपाल के जो जन्म है वो 1903 ईस्वी में है और झूठा सच जो उपन्यास है वो 1958 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन वर्ष है। ये जो हमारे देश का जो विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, उस समय की स्थिति को दिखाया गया है। झूठा सच 2 भागों में है, एक तो है वतन और देश, और जो दूसरा है देश का भविष्य, देश का भविष्य। जो पहला भाग है उसमें दिखाया जाता है कि जब हमारे देश का बंटवारा होता है तो कैसे सब कितनी सारी परेशानियों से उलझते हैं। तो यहाँ में जो प्रमुख पात्र हैं जयदेव पुरी की बहन रहती है तारा, प्रमुख पात्र में आप तारा को ही मान सकते हैं, और एक कनक और सोमराज है। यहाँ पे जो जयदेव पुरी रहता है उसकी शादी कनक से होती है और तारा जो रहती है वो तारा की जो शादी होती है वो सोमराज से होती है। लेकिन जिस दिन उसकी शादी होती है उसी दिन जो वहाँ पे मुसलमान उसके घर में धावा बोल देते हैं, तो तारा वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वहाँ से भागती है तो वो किसी दूसरे के हाथ में पड़ जाती है, मुसलमान के हाथों में, और वहाँ से जो होता है उसके साथ उसकी इज्जत को लूटा जाता है। उसके बाद होता है कि जो सब बिखर जाता है। बदन और देश में यही दिखाया जाता है कि इसमें जितने भी सारे पात्र रहते हैं सब बिखर जाते हैं। और जो दूसरा भाग है देश का भविष्य, कि सब अपना भविष्य कैसे बनाता है, सब अपने आप को कैसे संजोता है, कैसे सब अपने मंजिल पे पहुंचता है, ये दूसरे भाग में दिखाया गया है देश का भविष्य में। ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है और बहुत ही दर्दनाक। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप उस दौर में पहुंच जाएंगे कि सच में बंटवारा के समय ये हुआ था। बहुत ही दर्दनाक है और इन दोनों भागों को हमें पढ़ना है। तो जब उसको मैं अलग से बताऊंगी अपने नोट्स में, यहाँ पे मैं कुछ रिवीजन करवा रही हूँ। उसके बाद जो हमारा अगला उपन्यास है मानस का हंस। तो मानस का हंस है जो इसकी उपन्यासकार है अमृतलाल नागर, और अमृतलाल नागर जी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ है और मानस का जो हंस है वो 1972 ईस्वी में है। और अमृतलाल नागर पे भी मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से इसे जाके देख सकते हैं। तो जो अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है उनको क्रम से कैसे याद रखना है वो मैं वहाँ पे बता चुकी हूँ। तो मानस के हंस में जो तुलसीदास जी हैं, जो हमारे राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख काव्य है, रामचरितमानस है, उनके जो रचयिता है तुलसीदास जी, उन्हीं के जीवन पर ये आधारित है। जो प्रमुख पात्र हैं, तो इसमें प्रमुख पात्र हैं तुलसीदास जी और इनकी पत्नी रत्नावली और एक बेनी माधव। इस उपन्यास में दिखाया गया है कि जो तुलसीदास जी कितने संघर्ष से, जो एक राम बोला इनका नाम था, इनका बचपन का नाम जो राम बोला था, तो राम बोला से ये तुलसीदास जी कैसे बने, ये पूरे उपन्यास में दिखाया गया है।
जब ये जन्म लिए तब ये आभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके पिताजी ने इन्हें त्याग दिया। तो एक जो दासी है पार्वती वो पाली। जब तुलसीदास जी 5 वर्ष के हो गए तो वो जो दासी थी पार्वती वो भी मर गई। तो तुलसीदास जी ने अपने आप को कैसे अपना जीवन व्यतीत किया और कैसे नरहरि जो गुरु हैं इनके नरहरिदास उनके शरण में गए और वहाँ से उन्होंने कैसे शिक्षा दीक्षा ली और कैसे जो पूरे उपन्यास का सार यही है कि एक जो छोटा सा बालक राम बोला से तुलसीदास जी कैसे बने, इस पूरे उपन्यास में दिखाया गया है। ये पूरा उनकी जीवनी है। और तो उसके बाद जो हमारा अगला उपन्यास है वो है तमस। और तमस के जो लिखे हुए हैं जो उपन्यासकार हो गए वो हो गए भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी का जो जन्म हुआ है वो 1905 ईस्वी में हुआ है। और भीष्म साहनी पर भी मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और तमस का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1974 ईस्वी में है। तमस भी जो हमारा जो देश बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसी पे आधारित है। उसमें बंटवारा होने से पहले यहाँ पे जो सबसे जो खास बात है कि ये 5 दिनों की कहानी है। तमस जो है ये 5 दिनों में जो दंगा फैला था उस दंगा जो प्रमुख रूप से क्या क्या हुआ उस दंगा में यहीं पे दिखाया गया है। तो इसमें जो प्रमुख पात्र रहते हैं वो है हरनाम सिंह, एक पात्र है नत्थू। जो उपन्यास की शुरुआत होती है नत्थू से ही। जो नत्थू एक सुअर मारता है तो नत्थू को ये पता नहीं रहता है कि वो क्यों मार रहा है। उसे बताया जाता है नत्थू को कि जो डॉक्टरी काम के लिए उसे एक सुअर चाहिए। लेकिन जब वो सुअर अगले दिन मस्जिद के सीढ़ी पर मिलता है तो नत्थू बहुत घबरा जाता है और दंगा की जो शुरुआत वहीं से हो जाती है। वहाँ पे सुअर मरा मिलता है, फिर कोई गाय मार देता है। इससे वो क्या होता है जो वहाँ पे पूरा दंगा फैल जाता है। और यहाँ के जो रिचर्ड रहता है डीएम जो उस समय जो शहर का वो नहीं चाहता है कि ये दंगा रुके। उसे सोच जो फूट डालो शासन करो की नीति को दिखाया गया है, वो दंगा को नहीं रोकता है। और इसी में एक और परिवार आ जाता है हरनाम सिंह। और हरनाम सिंह की पत्नी रहती है बंतो, इनका बेटा इकबाल सिंह और इनकी एक बेटी भी रहती है। वो इनकी बेटी क्या करती है, किसी गांव में जो दिखाया गया कि एक कुआं में 27 औरत उस कुआं में कूद के मर जाती है उस दंगा में ही। और इकबाल सिंह का जो होता है उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, इकबाल खान बनाया जाता है जब वो दंगा में पकड़ा जाता है। तो ये जो इकबाल सिंह से इकबाल खान बनने का जो कहानी है वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दर्दनाक है कि कैसे उसके साथ कितना बदसलूकी किया जाता है। उसके बाद यहाँ हरनाम सिंह जी जो अपना गांव छोड़ के बंतों के साथ निकल जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके घर पर धावा बोलने वाले हैं। तो वो भी वहाँ से निकल जाते हैं और कैसे फिर किन किन मुसीबतों का सामना करके ये जो कैंप लगा हुआ रहता है उस कैंप में यहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। पूरी कहानी सिर्फ 5 दिनों की कहानी है। उसमें पूरा जो दिखाया हुआ है कि भारत विभाजन में जो सबको कितनी परेशानी हुई है ये पूरा इस उपन्यास में दिखाया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला उपन्यास है राग दरबारी। और इसके जो उपन्यासकार हो गए ये श्रीलाल शुक्ल। और श्रीलाल शुक्ल का जो जन्म हो गया ये 1925 ईस्वी में हुआ है और राग दरबारी 1968 ईस्वी में आई है। इसमें जो 1968 ईस्वी में है और इसके जो प्रमुख पात्र है एक तो रंगनाथ है जो प्रमुख पात्र ही हैं। इसकी जो कहानी है कि जो रंगनाथ है जो वापस गांव आता है, ये हिस्ट्री से एमए किया होता है और ये पीएचडी करने के लिए अपने मामा के गांव आते हैं। तो यहाँ जो भ्रष्ट व्यवस्था जो फैली हुई रहती है ये आज़ादी के बाद की जो उपन्यास है कि आज़ादी के बाद जो हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार भ्रष्ट व्यवस्था जो पूरा फैली रहती है उसको यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। और इसमें जो एक प्रमुख पात्र रहते हैं वैद्य जी जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहते हैं। एक कॉलेज रहता है छंगामल इंटर कॉलेज, वहाँ शायद ये इसी मतलब ये वहाँ के ट्रस्टी रहते हैं, यही वो उस कॉलेज को चलाए रहते हैं। इस कॉलेज का भी एक दो जो टीचर रहता है वो भी उस व्यवस्था को देख के नाखुश रहता है। एक जो टीचर रहता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तो रंगनाथ जब वहाँ जाता है अपने मामा के यहाँ तो वहाँ का जो माहौल रहता है जो भ्रष्ट व्यवस्था को देख के बहुत दुखी होता है। उसे वो बदलना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि जो नहीं मैं सिर्फ अकेले से नहीं बदल सकता हूँ, ये तो हर जगह फैला हुआ है पूरा। ये एक तरह से जो राग दरबारी है ये व्यंग भी कहा जाता है। और ये जो पात्र है रंगनाथ ये कितनी बार भी पूछा गया है। और ये जो शहर जिस लौट के आता है वो है शिवपालगंज। ये भी प्रश्न मिलान करने में अक्सर पूछ दिया जाता है कि शिवपालगंज कहाँ है, तो मिलान करने में आपको राग दरबारी जो दिया रहेगा उसका ये हो जाता है शिवपालगंज।
ये भी प्रमुख जो गांव है उसका भी बहुत ही प्रसिद्ध है, ये सिपालगंज। बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद जो हमारा अगला उपन्यास हो जाता है जिंदगी नामा। और जो जिंदगी नामा जो है वो कृष्णा सोबती की है। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ है और कृष्णा सोबती भी मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। तो जिंदगी नामा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1979 ईस्वी में है। उसके बाद यहाँ भी जो देश विभाजन का ही दिखाया गया है। इसमें जो प्रमुख पात्र रहते हैं एक शाहजी और एक साहनी। ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं उस समय तो भारत एक ही था। तो वहाँ से दिखाया जाता है कि कैसे इस गांव के जो ये लोग मतलब एक ज़मींदार थे शाहजी वहाँ पे मर जाते हैं। तो फिर साहनी को कैसे वो जो घर छोड़ के जो वहाँ पे जो गाँव जो बहुत बड़ा घर दिखाया जाता है कि बहुत सारे खेत खलिहान है इनके, बहुत बड़ा घर है, बहुत कई सारे नौकर चाकर है, कैसे उन्हें छोड़ के अपने देश आना पड़ता है, जो भारत जो आना पड़ता है वहीं यहाँ पे दिखाया है जिंदगी नामा में। ये भी भारत विभाजन पे ही आधारित है। तो इस तरह 3 जो उपन्यास है जिंदगी नामा, तमस और झूठा सच, ये भारत विभाजन पर आधारित ये 3 उपन्यास है। उसके बाद जो अगला उपन्यास हो जाता है वो आपका बंटी। आपका बंटी जो है वो मन्नू भंडारी का है और मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ है और मन्नू भंडारी पे भी मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। और जो आपका बंटी है ये 1970 में है। इसका जो प्रमुख पात्र है एक तो बंटी हो गया, जो बंटी 5-6 साल का छोटा सा बालक रहता है, छोटा सा बच्चा है, लगभग 10 साल का है बंटी की माँ रहती है शकुन और बंटी के पापा अजय। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि शगुन और अजय के बीच जो तलाक हो जाता है तो उस स्थिति से किस जो बच्चा होता है बच्चा पे क्या स्थिति होती है, किस मनोदशा से वो गुजरता है, वो इस उपन्यास में दिखाया गया है। कि जब यहाँ पे शगुन भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है, ये दूसरे जो डॉक्टर जोशी रहते हैं उससे शादी कर लेती है और जो डॉक्टर जोशी के भी 2 बच्चे रहते हैं, एक अभी एक ज्योत मतलब ज्योति, और जो अजय होता है ये भी एक मीरा नाम की एक लड़की से शादी कर लेते हैं। तो शगुन और अजय तो अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, लेकिन बंटी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। उसे लगते रहता है कि जो मैं मम्मी के साथ रहूँगा, वो मम्मी से ही बहुत मम्मी के साथ ही रहता था, अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन जब शगुन शादी करके डॉक्टर जोशी के यहाँ चली जाती है तो बंटी डॉक्टर जोशी को अपने पापा के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। वो अपने अजय को ही अपना पापा मानते स्वीकार करता है। तो वो जिद करके अजय के साथ चला जाता है, लेकिन अजय भी क्या करता है, उसे अपने साथ नहीं रखता है और उसे हॉस्टल भेज देता है। तो यहीं पे दिखाया गया है कि जो अपने माता पिता दोनों के रहते हुए भी जो बंटी अकेले हो जाता है, किस मनोभाव से गुजरता है, वो आपका बंटी में दिखाया गया है। उसके बाद जो हमारा अंतिम उपन्यास है जो है धरती धन्ना अपना। तो धरती धन्ना अपना जो है वो जगदीश चंद्र का है और जगदीश चंद्र का जो जन्म हुआ है वो 1917 ईस्वी में हुआ है और धरती धन का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1972 ईस्वी में है। और इसके जो प्रमुख पात्र है एक तो काली है, दूसरी जो लड़की है वो है ज्ञानो है और इसमें भी प्रतापी बहुत सारे ग्रामीण पात्र है। और एक तरह से ये दलित उपन्यास है। ये जो काली जो है वो दलित लड़का है और ज्ञानो भी दलित लड़की है। इसमें दिखाया गया है कि जो काली बहुत जब बचपन में ही वो उस गांव को छोड़ के चला गया रहता है, तो जब वो वापस आता है बहुत बरसों बाद, फिर भी जो अपने गांव में वही दिखाया जाता है कि वही छुआछूत है कि जो चमार रहता है। तो ये दिखाया जाता है कि जो चमार के साथ क्या जो गांव वाले कितना मतलब भेदभाव करते हैं, वहीं दिखाया जाता है इस पूरे उपन्यास में। इसके बाद दिखाया जाता है कि काली को ज्ञानो से प्यार हो जाता है और ज्ञानो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जो ज्ञानो की जो माँ रहती है वो ज्ञानो को जहर दे देती है और सबको पता रहता है, यानी कि जब वो जहर देता है तो जो उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं उसको भी पता है कि उसको जहर दिया गया है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता और ये बहुत तरफ के मर जाती है। जब इसकी तरफ की जो आवाज़ आसपास पहुंचती है तो लोग पूछते हैं क्या हो रहा है, तो बोला कि अरे ज्ञानो को जहर दिया गया है, वो मरने वाली है। तो इस तरह यहाँ पे ज्ञानो मर जाती है। उसके बाद काली का कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दिनों बाद एक जो लाश, ट्रेन से कटी हुई लाश मिलती है, तो लोग ये समझ लेते हैं कि वो काली की लाश है। तो इस तरह जो ये उपन्यास है इसका बहुत ही दर्दनाक अंत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत कोशिश की हूँ कि आपको जितने उपन्यास, उसके प्रकाशन वर्ष, फिर जो उपन्यासकार है उनका जन्म वर्ष और साथ ही जो प्रमुख पात्र है
और जो प्रमुख पात्र है और जो उपन्यास की विषय वस्तु क्या है, मैं आपको अच्छे से बहुत ही छोटे रूप में समझाने की कोशिश की हूँ। अगर आपको मेरा ये आज का प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब आगे की वीडियो में मैं लेके आऊँगी इन सारे उपन्यासों का PDF। और मैं कि बहुत सारे जितने भी उपन्यास करे ज़्यादा को मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैं किस किस को पढ़ा चुकी हूँ अलग से, प्रेमचंद पढ़ा चुकी हूँ, अज्ञेय पढ़ा चुकी हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ा चुकी हूँ, इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु पढ़ा चुकी हूँ, अमृतलाल नागर, भीष्म साहनी, श्रीलाल शुक्ल, ये कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी। मैं बस तीन चार छूटे हुए हैं, वो भी मैं 1-2 वीडियो में आपको करवा दूंगी। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।